2017 से लेके 2025 तक, जो 2025 मतलब जो सीजीएल का 2024 का टीयर 2 है, मैंने तो सारे एनालिसिस किए हैं, एक एक क्वेश्चन एनालिसिस किया तब ये स्लाइड्स बनाई हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब, जब हम लोग पेपर एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एसएससी को बहुत प्रिय हैं। तो एक जनरली काफी टाइम पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम कैसे मालूम करें कि ये प्रीपोजिशन है या ये वाला टू जो है वो इन्फिनेटिव वाला टू है या प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी उसका बताया था कि हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रूल पे एक वीडियो बनाइए। तो जैसे अब आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे शॉर्ट्स देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो चीज़ें हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ। नंबर एक, वो थोड़ा डिटेल में होते हैं, एग्जाम्पल के साथ होते हैं, और दूसरा मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा स्लो है। तो अगर आप ये वीडियो 1.5x पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला रूल हम शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि फ्यू वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मेनली परफेक्ट टेंसेस में ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि आज हम उन वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं, उन वर्ड्स को याद करने जा रहे हैं, उन वर्ड्स को समझने जा रहे हैं जो मेनली परफेक्ट टेंसेस में प्रयोग करे जाते हैं, ठीक। तो हमारा एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ये रूल इसमें इंक्लूड है, प्लस बैंक पीओ, प्लस एनडीए और सीडीएस के एग्जाम, ठीक। अब यहां मैंने लिखा है मेनली। इस मेनली का मतलब ये है कि हमारे सिलेबस के अनुसार, ठीक। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहां नहीं है वहां मैं बता दूंगा, लेकिन 99.99% ये रूल सही है और हमारे एग्जाम के सिलेबस से 100% सही है। चलिए, तो हम यह क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स जो परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। अब देखिए, ये वो रूल है, ये वो वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं एक्शन या एक्सपीरियंस जो प्रेजेंट से कनेक्ट हो, ठीक। हमें मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो प्रेजेंट से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, always, occasionally, until now, recently, lately, just now, until now, often, since, for, to date, so far as I know, the first time, the second time, the third time, etc., by the time, at any time, in the past, few weeks, months, etc. ठीक, ये सारे वर्ड्स हैं। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए इसके एक एक मेरे स्लाइड्स के। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आई हैव नेवर सीन सच अ ह्यूज क्राउड, मैंने आज तक इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। तो नेवर आया तो क्या आया? प्रेजेंट परफेक्ट आया। देखिए नेवर यहाँ वर्ड है। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट है ये सारे वर्ड्स। हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गए हो? एवर, ये देखिए, ठीक। शी हैज नॉट फिनिश द रिपोर्ट येट, उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट फिनिश नहीं करी है। येट आया, देखिए। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने ऑलरेडी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। ही हैज रिटन 3 बुक्स सो फार, अब देखिए सो फार आया ये, ठीक। दे हैव नॉट रिप्लाइड टू मी माई ईमेल अप टू नाउ, तो अगर आप यहां जाएंगे और देखेंगे तो अप टू नाउ आपको यहां मिलेगा, ठीक है। तो यहां आ गया, उन्होंने अभी तक मेरी ईमेल का रिप्लाई नहीं किया है। माई डिसीजन हैज बीन मेड अप टू द प्रेजेंट, नो डिसीजन हैज बीन मेड अप टू द प्रेजेंट, तो अप टू द प्रेजेंट आप देखेंगे। आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, मैं हाल ही में बहुत बिजी रहा हूं, ठीक। शी हैज नॉट कॉल्ड मी अंटिल नाउ, उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है। तो हम एक बार पीछे चेक भी करते जाते हैं। तो देखिए आप, अंटिल नाउ, लेटली, जो अभी हमने 2 सेंटेंस पीछे पढ़े, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में भी आ रहे हैं और प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वो वर्ड्स हैं जो मैंने
पुराने सारे आपके जो पेपर्स हैं एसएससी के मेनली, उनको एनालाइज करके वो सारे वर्ड्स यहाँ रखे हैं, ठीक। अब जैसे आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, मैंने हाल ही में अभी अभी फ्रेंच सीखना शुरू किया है। हैव यू बीन टू लंदन टू एनी टाइम, क्या तुम लंदन कभी गए हो। ही हैज़ लर्नड लैंग्वेजेस ओवर द ईयर्स, उसने पिछले कई सालों में लैंग्वेजेस सीखी है। नो वन हैज़ कंप्लेंट सो फार एज आई नो, किसी ने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया है जितना मैं जानता हूँ। आई हैव मेट हिम सेवरल टाइम्स इन द पास्ट फ्यू वीक, मैंने उसे कई पिछले कई हफ्तों में मैं मिला हूँ, ठीक। अब अगर आप देखें कि जैसे ये लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला सेंटेंस लें हम, हैव यू एवर बीन टू लंदन टू एनी टाइम, क्या तुम कभी लंदन गए हो। यानी आज हम खड़े हैं यहाँ पे और मैं किसी से पूछ रहा हूं कि पहले से लेके आज तक, मतलब प्रेजेंट तक, क्या तुम कभी लंदन गए हो। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं मैं प्रेजेंट से कनेक्शन की बात बता रहा हूं। इसीलिए ये एनी टाइम क्या कर रहा है, प्रेजेंट से कनेक्शन की बात बता रहा है। इसी तरीके से ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट से कनेक्शन की बात बता रहे हैं। चूंकि ये प्रेजेंट से कनेक्शन की बात बता रहे हैं और हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा हुआ है कि कनेक्टेड टू द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्शन की बात करते हैं, इसलिए इन सारे वर्ड्स में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, ठीक। तो आपको सिर्फ याद नहीं करना, उसके पीछे का रीजन भी समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है वर्ड्स लाइक एवर, नेवर, येट आर मोस्टली यूज विद परफेक्ट टेंस, ठीक। सम वर्ड्स लाइक नाउ, जस्ट नाउ, ऑलवेज, सो फार कैन बी यूज्ड इन अदर सेंटेंसेस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा और भी टेंसेज में, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज हो सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बियॉन्ड द एसएससी सिलेबस की बात, कि कहीं आप किसी से बात कर रहे हो तो आप बिल्कुल रिजिड ना हो जाए, नहीं हमारे सर ने पढ़ाया है कि सो फार का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा और कहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एवरीथिंग इज फाइन सो फार, अब इसमें कहीं भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ रहा, हैज हैव नहीं आ रहा है। इसी तरीके से सो फार द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, अभी तक रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ये परफेक्ट टेंस, लेकिन आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, अगर वहां सो फार आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। कहीं ना कहीं टेंस में चेक है, सेंटेंस एरर में चेक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑलवेज चेक द कंटेक्स्ट बिफोर चूजिंग द टेंस, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी अपडेट येट, अब येट आया तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सम वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू परफेक्ट टेंस, ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज हैप्पी नाउ, अब यहाँ नाउ लिखा है, जनरली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन 100% हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एसएससी के सिलेबस के बियॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाहर की। जैसे शी लेफ्ट जस्ट नाउ, इसमें भी नाउ आया लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होते हैं। जैसे ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, वो हमेशा कड़ी मेहनत करता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी लिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको रूल्स बताते समय उसका एक्सेप्शन भी कहीं हो तो वो मैं बता दूं। क्लियर, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। तो पहला रूल हमारा फिनिश हो गया, ठीक। सेकेंड रूल क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना सेकेंड रूल। सेकेंड रूल एक इंपॉर्टेंट रूल है, फ्यू वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय नाउन। मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनके बाद नाउन या आर्टिकल के साथ नाउन नहीं आता, उसके बाद या तो प्रीपोजिशन आता है या इन्फिनेटिव आता है और या फिर क्लॉज आता है। तो सिर्फ हमें रूल याद नहीं करना, हमें समझना भी है कि ऐसा क्यों है कि कुछ वर्ड्स के बाद नाउन क्यों नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अवस्था या फीलिंग को दिखाते हैं, एक्शन को नहीं दिखाते। ऐसे वर्ड्स जो किसी अवस्था या फीलिंग को दिखाते हैं, एक्शन को नहीं दिखाते, उनके बाद नाउन नहीं आ सकता, कैन नॉट, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब इसके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, जैसे मैंने बताया इन्फिनेटिव आ सकता है या फिर क्लॉज आ सकता है, लेकिन नाउन नहीं आ सकता। जैसे शी वॉज एफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, वो तूफान से डरती थी। अब एफ्रेड आया, तो एफ्रेड के बाद ये नहीं आया कि शी वॉज एफ्रेड द स्टॉर्म, ये गलत है। एफ्रेड जो वर्ड है इसके बाद हम नाउन नहीं ले सकते, इसके बाद क्या आया, प्रेपोजिशन का प्रयोग किया हमने। इसी तरीके से ही इज रेडी फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए रेडी है, तो रेडी वर्ड आया, तो यहां पे रेडी एग्जाम नहीं होगा, रेडी के बाद क्या है, फॉर आया, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, ये देखिए। ठीक, इसी तरीके से अवेयर ऑफ द सिचुएशन, आप हमेशा सिचुएशन से अवेयर होते हैं, तो अवेयर के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से रेडी वर्ड के बाद एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, रेडी हेल्प नहीं होगा, या सॉरी द मिस्टेक नहीं होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक होगा। तो अभी मैं आपको ऐसे लिस्ट इंपॉर्टेंट दिखा देता हूं, जो जिन वर्ड्स के बाद हम डायरेक्ट नाउन का प्रयोग, या जैसे नाउन है, नाउन है, ये नाउन का प्रयोग नहीं करते, उसके बाद हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, या इन्फिनेटिव का, और या फिर क्लॉज का। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं ऐसे कॉमन वर्ड्स जिनके बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का कर सकते हैं, क्लॉज कर सकते हैं, या कुछ नहीं भी कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा एफ्रेड ऑफ, अब शी इज एफ्रेड ऑफ स्पाइडर है, अब एफ्रेड जो ये एक अवस्था है, इसके बाद उन्होंने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, शी इज एफ्रेड स्पाइडर्स गलत है, मतलब डायरेक्ट नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से अलोन मतलब अकेला रहना, एक अवस्था है, ही प्रिफर्स बीइंग अलोन, यानी कि अलोन के बाद कुछ नहीं आया, तो ऐसा नहीं हम लिख सकते ही प्रिफर्स अलोन लाइफ, मतलब अलोन वर्ड के बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से अस्लीप, ये भी एक स्टेट है, अवस्था है, द बेबी इज स्लीप, बच्चा सो रहा है, बेबी सोने की अवस्था में है, ये नहीं प्रयोग करेंगे, मतलब हम इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। अवेयर ऑफ, अभी हमने ऑलरेडी एक पीछे देखा था, अवेयर ऑफ मतलब जागरूक, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इश्यू, मैं इश्यू के प्रति जागरूक नहीं था, अवेयर द इश्यू नहीं होगा, अवेयर ऑफ द इश्यू होगा, मतलब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग अफेयर के बाद करेंगे, अवेयर द इश्यू नहीं होगा, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, नाउन का नहीं करेंगे। ड्यू टू, द डिले वॉज ड्यू टू बैड वेदर, देरी का कारण खराब मौसम था, तो आप देखिए ड्यू टू के बाद हमने ड्यू, इनफैक्ट ड्यू के बाद हमने क्या यूज किया, टू का प्रयोग किया, ड्यू बैड वेदर नहीं लिखा। इसी तरीके से ग्लैड, शी वॉज ग्लैड टू हेल्प, ग्लैड एक ऐसा वर्ड है, हम ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ रहे हैं जिनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कर रहे हैं, नाउन का प्रयोग नहीं कर रहे। इसी तरीके से इल मतलब बीमार होना, ही हैज़ बीन इल सिंस मॉर्निंग, तो इल मॉर्निंग नहीं होगा, इल के बाद हमने यूज किया सिंस का। रेडी, दे आर रेडी फॉर द गेम, अब रेडी के बाद हमने क्या यूज किया, प्रीपोजिशन का। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया, ही वॉज अवेयर द न्यूज नहीं होगा, ही वॉज अवेयर ऑफ द न्यूज होगा, मतलब अवेयर के बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से द सोल्जर्स आर रेडी, बैटल नहीं होगा, रेडी के बाद हम एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, रेडी फॉर बैटल होगा। ठीक, तो ये वर्ड्स वो हैं जिनके बाद आप नाउन का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अब आपने पढ़ लिया, अब आप अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालिए, थोड़ा देखिए कि कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, इनके बाद क्या क्या प्रीपोजिशन आएंगी, तो दोनों फायदे होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद ये 10 क्वेश्चन और हैं, और उसके बाद ये कुछ एडवांस लर्नर्स के लिए आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे रूल हो गए 2। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जनरली जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं क्या, इन्फिनेटिव। लेकिन जब टू एज अ प्रेपोजिशन यूज कर रहा हो तो उस समय उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया इन्फिनेटिव एज अ यूनिट। लेकिन जब टू एज अ प्रेपोजिशन का काम कर रहा हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का।
इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। जैसे आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? इन्फिनेटिव। शी डिसाइडेड टू स्टडी इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ने का डिसाइड किया, तो टू स्टडी क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। दे नीड टू कंप्लीट द टास्क, उनको अपना कार्य कंप्लीट करने की जरूरत है, तो ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव। तो एक जनरली काफी टाइम पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम कैसे मालूम करें कि ये प्रीपोजिशन है या ये वाला टू जो है वो इन्फिनेटिव वाला टू है या प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी उसका बताया था कि इन्फिनेटिव जनरली हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी रीजन, कारण की बात कर रहे हो, या हम किसी पर्पस, उद्देश्य की बात कर रहे हो सेंटेंस में। जैसे आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं, ये क्या है? एक उद्देश्य है मेरा घर जाने का। इसी तरीके से उसने इंग्लिश पढ़ने का डिसाइड किया, क्या है? एक पर्पस है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। दे नीड टू कंप्लीट द टास्क, उन्हें टास्क कंप्लीट करने की जरूरत है, उद्देश्य की बात कर रहे हैं। ठीक। तो ज्यादातर केसेस में जो टू के बाद हम बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। लेकिन तो हमने ये देखा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा क्या? इन्फिनेटिव, जिसमें टू क्या होता है? एक इन्फिनेटिव मार्कर उसको बोलते हैं, इन्फिनेटिव मार्कर की तरह काम करता है। ये होता है। एक्सेप्शन में क्या होता है कि जब टू एज अ प्रीपोजिशन कार्य करे तो टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, वही लिखा है। इन सम केसेस टू एक्ट्स एज अ प्रीपोजिशन, टू जो है वो प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है, बजाय इसके कि वो इन्फिनेटिव मार्कर की तरह कार्य करे। जब टू प्रेपोजिशन की तरह कार्य करता है तो इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जिसको क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं, उसकी तरह काम करता है, बजाय इसके कि वो टू के बाद हम बेस वर्ब लगाएं। ठीक। जैसे आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, मैं जल्दी उठने का आदी हूं। तो अब हमने क्या किया? टू यहां प्रीपोजिशन लगाई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई, यहां यूज्ड टू वेक अप अर्ली नहीं होगा। ठीक। इसी तरीके से हम और सेंटेंसेस देखते हैं। ये लिखा है दीज एक्सप्रेशंस ऑलवेज फॉलो द टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बी यूज टू, बी मतलब वर्ब की इज, एम, आर, वॉज, जो बी की फॉर्म होती हैं। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, तो यानी कि आई एम बी की फॉर्म, देन यूज टू। अब यहाँ पे टू क्या है? प्रीपोजिशन है, इसलिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया। इसी तरीके से accustomed to, he is accustomed to working late। अब accustomed के बाद जो टू आ रहा है ये प्रीपोजिशन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसी तरीके से addicted to, she is addicted to watching Netflix। अब addicted के बाद टू प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया। with a view to, he left his job with a view to starting a business। उसने अपनी जॉब छोड़ दी विद अ व्यू टू, मतलब ये देखते हुए कि अपने उसको बिजनेस शुरू करना है। तो यहां भी ये जो विद अ व्यू टू में टू है, प्रीपोजिशन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यूज टू, एकस्टम टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, इन सब में ये जो टू है ये प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। अगले, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी सीरीज में एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब टू एक प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अपोज्ड टू, शी इज अपोज टू स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। टू प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कमिटेड टू में टू अगेन प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डिवोटेड टू प्रीपोजिशन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गिवन टू, टू के बाद डे ड्रीम नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंक्लाइंड टू, टू प्रीपोजिशन है, तो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो लुक फॉरवर्ड टू, अपोज टू, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, गिवन टू, इंक्लाइंड टू, ये सब इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एसएससी में किसी ना किसी तरीके से पूछे गए हैं। तो उसी को अवॉइड दीज मिस्टेक्स, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है कि आई एम यूज्ड टू वेक अप अर्ली नहीं है, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली है। ठीक। अब बी प्लस यूज्ड टू है, मतलब बी की फॉर्म आई प्लस यूज्ड टू आया, तो टू प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। आगे जब हम
लोग एक सीरीज शुरू करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर से लेके लास्ट चैप्टर तक, तो हम देखेंगे कि आई यूज टू वेक अप अर्ली ये भी सही है। वो क्यों है, कहाँ पर हम आदत की बात कर रहे हैं, कहाँ पर हम करंट आदत की बात कर रहे हैं, वो चीज़ हम वर्ब के चैप्टर में समझेंगे। ठीक, अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस फ्रेज के साथ जो टू है वो प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, अब यहां मैंने बताया जैसे लुक फॉरवर्ड टू में टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा इस बार अभी, बी यूज टू, एकस्टम टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू। ये ध्यान रखिएगा कि इज, एम, आर आना, वॉज वर आना जरूरी है यूज टू के पहले। ठीक है, तभी टू प्रीपोजिशन की तरह कार्य करती है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ये बी की फॉर्म है ये चीज। बी यूज टू, एकस्टम टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, अपोज टू, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, गिवन टू, इंक्लाइन टू। ये जो वर्ड्स थे ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर का। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब, जब हम लोग पेपर एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एसएससी को बहुत प्रिय हैं, मतलब वहां से जरूर किसी न किसी शिफ्ट में आता ही क्वेश्चन है। अब अगर आपने उसको समझ लिया है तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने हमेशा आपको अपना नंबर एक स्पेशल शॉर्ट्स बना के भी दे रखा है, 8808801012। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा, हो सकता है वो हिचक रहे हो या नहीं पूछना भूल गए हो, तो बेटर है कि आप वहीं पर नीचे कमेंट कर दीजिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि उन कमेंट्स का कहीं ज़रूर से 1 2 3 दिन के अंदर जवाब दिया जाए। ठीक, तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। देखिए मैंने हमेशा सब ज़्यादातर चैप्टर्स में कोशिश करी है कि जहां भी मुझे कहीं लगा है कि मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर दूं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 था, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 है, और ये एडवांस लर्नर्स के लिए। मतलब अगर आप पहले वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उस पर अपनी पक्की कमांड बना लें, उसके बाद ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक, तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनमें आपको रीजनिंग समझ में आएगी कि ऐसा क्यों है, तभी आप अगले रूल पे जाइए, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आज अपना शुरू करते हैं रूल नंबर 4। क्या कहता है ये रूल नंबर 4? ये कहता है कि इन्फिनेटिव्स विद प्रेपोजिशंस व्हेन रेफरिंग टू नाउन। मतलब इन्फिनेटिव के बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं जब वो इन्फिनेटिव किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हों या नाउन के बाद आ रहे हों। मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान से समझिए। जब किसी नाउन के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है या इन्फिनेटिव उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए हम लोग लास्ट में एक प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं इन्फिनेटिव का। आइए एक्सप्लेन करते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरली इन्फिनेटिव क्या होता है, या तो वर्ब के बाद आता है और या फिर वो किसी उद्देश्य को, पर्पज को बताता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे शी वॉन्ट्स टू लर्न स्पेनिश, वो स्पेनिश सीखना चाहती है। अब ये जो इन्फिनेटिव टू लर्न है, ये किसके बाद आ रहा है? वॉन्ट्स वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक, अब चूंकि ये मेरे ख्याल से कलर शायद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ना, कलर इसका चेंज हो गया है। चलिए, अब ये जो टू लर्न इन्फिनेटिव है, ये वॉन्ट्स वर्ब के बाद आ रहा है। यही कह रहे हैं कि या तो वर्ब के बाद आता है इन्फिनेटिव या वो पर्पस शो करता है। वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है, जो ये इन्फिनेटिव है ये वर्ब के बाद आ रहा है। इसी तरीके से टू ट्रेवल एक वर्ब के बाद आ रहा है, डिसाइडेड। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए पर्पस की बात हो रही है, तो ये जनरल यूज है इन्फिनेटिव के। शी स्टडीज हार्ड टू लर्न स्पेनिश, वो कड़ी मेहनत करती है स्पेनिश सीखने के लिए। अब उसका पर्पस क्या है, वाई डज शी स्टडी हार्ड, वो क्यों इतनी कड़ी मेहनत कर रही है स्पेनिश। मतलब क्वेश्चन पूछा तो उसका पर्पस आ गया। अब पर्पस आ गया तो हमने क्या यूज किया, इन्फिनेटिव।
इसी तरीके से दे लेफ्ट अर्ली टू कैच द ट्रेन, उनको जल्दी क्यों जाना था, क्यों, क्योंकि उनको ट्रेन पकड़नी थी। उद्देश्य क्या है, टू कैच द ट्रेन, मतलब हमने क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड दे लीव अर्ली, तो आंसर आ गया टू कैच, मतलब एक पर्पस की बात हो रही है। पर्पस की बात हो रही है तो हमने क्या किया, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करते हैं, जनरली जब वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है और हम किसी उद्देश्य की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारा आते हैं हम अपने रूल पे। रूल ये कहता है कि इन्फिनेटिव के बाद हम एक प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कब, तब जबकि इन्फिनेटिव नाउन के बाद आ रहा हो और या नाउन को एक्सप्रेस कर रहा हो, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, नाउन के बारे में बता रहा हो। जैसे जो मैंने बोला उसी को पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इन्फिनेटिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, जब एक इन्फिनेटिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसको जनरली जरूरत पड़ती है किसकी, एक प्रीपोजिशन की, कब, अपने बाद, अप टू कंप्लीट द मीनिंग, अपने मीनिंग को मतलब उस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसके बाद एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। लास्ट में एक प्रीपोजिशन हम लगा देते हैं इन्फिनेटिव के बाद ताकि उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाए। और किस केस में लगाते हैं प्रीपोजिशन, जिस केस में वो जो इन्फिनेटिव है उस नाउन को जो अपने पहले आ रहा है डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे शी फाउंड अ सोफा टू रेस्ट ऑन। अब आप देखें ये जो इन्फिनेटिव है इसके पहले पिछली बार की तरह कोई वर्ब नहीं आ रहा है बल्कि नाउन आ रहा है। तो ये जो टू रेस्ट है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सोफा, नाउन को। इसीलिए हमने क्या किया, लास्ट में एक प्रीपोजिशन लगा दिया, अब मीनिंग कंप्लीट हो गया। शी फाउंड अ सोफा टू रेस्ट, ये गलत है। शी फाउंड अ सोफा टू रेस्ट ऑन, एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि इन्फिनेटिव एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वही बात यहां बताई जा रही है। ही गेव मी अ मार्कर टू राइट विद, अब ये टू राइट एक इन्फिनेटिव है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मार्कर, नाउन को। तो हमें क्या करना पड़ा, लास्ट में एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। उसने मुझे एक मार्कर दिया लिखने के लिए, ठीक। तो ही गेव मी अ मार्कर टू राइट, अगर सिर्फ इतना लिख देंगे तो गलत मीनिंग है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट में हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। दे सर्च्ड फॉर अ रिवर टू स्विम इन, अब यहां टू स्विम है, उस वो एक रिवर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमें लास्ट में क्या लगाना पड़ा, एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई। तो हम लोग ये प्रीपोजिशन क्यों लगाते हैं, वाई डू वी यूज, टू मेंटेन प्रॉपर मीनिंग, मीनिंग मेंटेन करने के लिए। अ चेयर टू सिट ऑन, अ पेंसिल टू स्केच विद, अब एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। आइए इस तरह के और भी सेंटेंस देखते हैं और क्लियर होगा हमको। रेस्ट ऑन, अब ये रेस्ट ऑन, टू रेस्ट एक इन्फिनेटिव है जो बेंच नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमने लास्ट में प्रीपोजिशन लगा दी। राइट विद, अ चॉक टू राइट विद, टू राइट एक इन्फिनेटिव है, उसके साथ हमने किसको डिस्क्राइब कर रहा है, चॉक, नाउन को, तो हमने क्या लगा दिया लास्ट में, विद। इसी तरीके से स्टे एट, होटल टू स्टे एट, इन्फिनेटिव किसको बता रहा है, होटल को, तो लास्ट में हमने इन्फिनेटिव लगा दी, इन लास्ट में हमने प्रीपोजिशन लगा दिया। प्ले विद, अ बॉल टू प्ले विद, तो टू प्ले एक इन्फिनेटिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है बॉल एक नाउन को, तो हमने लास्ट में प्रीपोजिशन लगा दिया। अ टेंट टू स्लीप इन, अ टेंट जिसमें सोया जा सके। अब टू स्लीप एक इन्फिनेटिव है जो टेंट नाउन को बता रहा है, तो हमने लास्ट में क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। टॉक टू, समवन टू टॉक टू, अब टू टॉक एक इन्फिनेटिव है जो समवन को बता रहा है, तो हमने लास्ट में प्रीपोजिशन लगा दिया। यानी कि ये कॉमन वर्ब्स हैं जिनके साथ में टू प्लस वन और प्रीपोजिशन का बाद में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इस तरह की मिस्टेक्स को आप एग्जाम में आए तो अवॉइड करिए। ही गेव मी अ कीबोर्ड टू टाइप, ही गेव मी अ कीबोर्ड टू टाइप ऑन होगा, क्यों, क्योंकि टू टाइप किसको बता रहा है, इन्फिनेटिव, कीबोर्ड को, तो हमने लास्ट में प्रीपोजिशन लगाया। दे बुक्ड अ हाउस टू लिव, दे बुक्ड अ हाउस टू लिव इन, टू लिव एक इन्फिनेटिव है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को। कभी कभी आपको लगता है सर इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं क्योंकि आपके दिमाग में बार बार करके ये चीज बैठ जाए। और अगर आप देखिए, मैं तो 2017 से लेके 2025 तक, जो 2025 मतलब जो सीजीएल का 2024 का टीयर 2 है, मैंने तो सारे एनालिसिस किए हैं, एक एक क्वेश्चन एनालिसिस किया है, तब ये स्लाइड्स बनाई हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे
उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, मीनिंग करने के लिए ये सब आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपको वो जो मैंने समझाया है वो ठीक तरह से समझ आ गया तो आपको क्या करना है, इनको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन वो थे, 10 क्वेश्चन ये हैं, और ये फिर थोड़े से हल्के से एडवांस, कोई एडवांस ज्यादा नहीं है, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप इन जैसे अब आपने ये 30 क्वेश्चन लगा लिए तो आपके माइंड में ये चीज बैठ गई जाके कि हाँ, अब क्वेश्चन अगर पेपर में आया, मॉक टेस्ट में, एक्चुअल एग्जाम में, तो आपका माइंड अपने आप वहां चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला रूल देखते हैं। चलिए आइए, अब आज का हम सबसे इजी रूल पढ़ते हैं। जो रूल्स पढ़ाते समय सबसे पहला जनरली रूल बताया जाता है वो है कलेक्टिव नाउन का रूल। ठीक, लेकिन हम इसको एक बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। रूल फॉर कलेक्टिव एंड प्लूरल नाउन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है। व्हाट आर कलेक्टिव? कलेक्टिव नाउन वो होता है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एज अ वन यूनिट यानी सिंगल यूनिट की तरह जब काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। ठीक, जैसे टीम, बहुत सारे लोग होते हैं टीम में, लेकिन वो कैसे कार्य कर रहे होते हैं? एक यूनिट के तरीके से। ज्यूरी मतलब एक जजेस का सेट, वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह कार्य कर रहा होता है। कमेटी, फैमिली, क्लास, ऑडियंस, ये सब क्या है? बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक, अच्छा, रूल क्या है? रूल ये कहता है कि आपको सिंगुलर वर्ब लेना है जबकि वो एज अ ग्रुप एक सिंगल यूनिट की तरह कार्य कर रहा हो। मतलब अगर कहीं कमेटी लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह सिंगुलर वर्ब ही लेगा। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। क्या वो एक यूनिट की तरह कार्य कर रहा है या एज एन इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह कार्य कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ क्या लिखा है? यूज अ प्लूरल वर्ब इफ द ग्रुप मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली, यानी कि वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम ना करके अगर इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह कार्य कर रहे हैं जो कि आपका आपका सेंटेंस ही आपको बता देगा कि वो एज अ यूनिट की तरह कार्य कर रहे हैं या एज अ इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह कार्य कर रहे हैं। उस केस में आपको क्या करना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक, जैसे द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना निर्णय दे दिया है। अब ज्यूरी ने सबने मिलके एक निर्णय दिया तो हमने क्या किया? सिंगुलर वर्ब लगाया, क्योंकि यहाँ ज्यूरी कैसे कार्य कर रहा है? एज अ सिंगल यूनिट कार्य कर रहा है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब 5 बेंच की कोई ज्यूरी है, वो सबने अपने अलग अलग निर्णय दिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे? प्लूरल वर्ब लगाया। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड हमें ये बता रहा है कि वो सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरीके से द टीम इज विनिंग द मैच, टीम मैच जीत रही है, तो एज अ टीम मैच जीत रही है, लेकिन वही टीम अगर अलग अलग कलर की जर्सी पहन के मैदान में आए तो हम क्या बोलेंगे? द टीम वर वियरिंग डिफरेंट जर्सीज इन द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के टाइम टीम डिफरेंट। अब यहाँ भी टीम है और यहाँ भी टीम है, लेकिन यहाँ पर एज अ सिंगल यूनिट कार्य कर रही है, तो हमने क्या किया? सिंगुलर वर्ब लगाया। और यहां पर वही टीम एज एन इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफरेंट जर्सीज पहन रखी हैं सबने, एज अ टीम काम नहीं कर रही है, तो हमने क्या किया? प्लूरल वर्ब लगाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमने सबने पढ़ रखा है, लेकिन अब हम इसमें आते हैं आगे। कुछ ऐसे प्लूरल नाउन हैं जो कि कलेक्टिव नाउन की तरह कार्य नहीं करते। मतलब इनके साथ सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब इवन दो दे सीम सिंगुलर। मतलब ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह कार्य नहीं करते। जैसे पुलिस, कैटल, कैटल मतलब मवेशी, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कैटल है, मवेशी है, वो फील्ड में चर रहे हैं। अब कैटल एक प्लूरल वर्ब लेगा, क्यों? क्योंकि एक एज अ यूनिट, एज अ कनेक्टिव नाउन की तरह कार्य नहीं करता। इसी तरीके से पुलिस भी क्या लेगा? हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। पीपल प्लूरल वर्ब लेगा। पोल्ट्री, मुर्गी,
प्लूरल वर्ब लेगा। द पोल्ट्री आर केप्ट इन अ लार्ज फॉर्म, मुर्गियों को एक बड़े फॉर्म में रखा जाता है, तो पोल्ट्री एक प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि वो एज अ यूनिट की तरह कार्य नहीं करता, एज अ कलेक्टिव नाउन की तरह कार्य नहीं करता। जेंट्री कुलीन वर्ग, द जेंट्री ओन लार्ज स्टेट्स, तो जेंट्री है जो कुलीन वर्ग है वो क्या करती है, एक बड़े स्टेट्स ओन करती है, स्वामित्व है उनका। इसमें तो ओन आया क्योंकि ओन्स नहीं आया, मतलब प्लूरल लिया, सिंगुलर नहीं लिया। क्लर्जी पादरी, द क्लर्जी आर गैदर्ड फॉर अ मीटिंग, अब देखिए क्लर्जी आया तो प्लूरल नाउन आया, प्लूरल वर्ब आया। एरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग, द एरिस्टोक्रेसी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जो अभिजात वर्ग है उसका बहुत प्रभुत्व होता है, अच्छा प्रभुत्व होता है। तो देखिए एरिस्टोक्रेसी के साथ हमने क्या किया, हैव लिया। पीजेंट्री मतलब किसान, जो किसान है वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी खराब फसल हुई है, तो पीजेंट्री किसान है तो हमने क्या लिया, प्लूरल वर्ब लिया। वर्मिन कीड़े, वर्मिन स्प्रेड डिजीजेस, अब हमारा क्या हुआ, ये स्प्रेड्स नहीं हुआ, स्प्रेड हुआ क्योंकि वर्मिन प्लूरल वर्ब लेगा। रिचेस ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिचेस के साथ हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब लिया। ट्रूप्स सैनिक, द ट्रूप्स वर डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, ट्रूप्स के साथ हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब लिया। इलेक्टोरेट मतदाता, द इलेक्टोरेट हैव वोटेड फॉर द चेंज, मतदाता ने चेंज के लिए वोट किया, तो इलेक्टोरेट क्या होगा, इलेक्टोरेट के साथ हमने क्या लिया, ठीक। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यद्यपि वो देखने में शायद सिंगुलर लगते हों। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जेंट्री और एरिस्टोक्रेसी, ये भी कुलीन वर्ग है, ये भी अभिजात वर्ग है, दोनों क्या अंतर है दोनों में, एक जनरल क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग। कई अब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स लिखते हैं कि उस मॉल में नहीं जाएंगे, उस मॉल की जेंट्री अच्छी नहीं है। तो पहली बात तो जेंट्री अच्छी या बुरी नहीं हो सकती, जेंट्री का मतलब ही है अच्छा होना, तो कभी भी ये मत कहिए कि वहाँ की जेंट्री अच्छी नहीं है। जेंट्री का मतलब ही है हाई क्लास पीपल, बड़े लोग, ठीक। एरिस्टोक्रेसी का मतलब जेंट्री तो मतलब हो गई अच्छे, मतलब मध्यम, अपर मिडिल क्लास, अच्छे लोग, वो बोलेंगे हम जेंट्री। और एरिस्टोक्रेसी मतलब जैसे हम बोलते हैं राजवंश, मतलब किंग, किंग का बेटा, प्रिंस या प्रिंसेस, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक सेकंड, कुछ छूटा तो नहीं ना। वन ऑफ द कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन के साथ ये वन ऑफ वर्ड भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन ऑफ द ज्यूरी वॉज एबसेंट, अब ये ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, साथ में क्या आ गया, वन ऑफ द, तो हमें क्या लगाया हमने, सिंगुलर। इसी तरीके से वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, कमेटी हमारी एक कलेक्टिव नाउन है, यूनिट की तरह काम करेगी, लेकिन साथ में क्या आ गया, वन ऑफ द, तो कभी भी वन ऑफ के साथ कलेक्टिव नाउन आए तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाते हैं, बट मैं इसको यहीं पे पढ़ाना जरूरी समझता हूं, ठीक। उसके बाद है पजेसिव फॉर्म, पजेसिव मतलब जहां आप किसी चीज का स्वामित्व दिखा रहे हो, तो जब आप स्वामित्व दिखाते हैं तो कलेक्टिव नाउन। अब जैसे द कमेटीज डिसीजन, अब यहां बात आ रही है डिसीजन की, ठीक, कमेटी का डिसीजन, तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि डिसीजन इज सिंगुलर, कमेटी का डिसीजन फाइनल था, ऐसा सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। द ज्यूरी मेंबर्स ओपिनियंस, ज्यूरी मेंबर के ओपिनियन, अपोस्ट्रोफी एस लगाने से क्या होता है, स्वामित्व दिखाता है। अब यहाँ ओपिनियन नहीं है, ओपिनियंस है, तो हमने क्या किया, वर लगाया, यानी प्लूरल लगाया। तो जब भी आप पॉजेसिव लगाएं तो आप साथ में जो स्वामित्व चीज दिखा रही है उसको देखें कि वो क्या है, प्लूरल की बात कर रहा है, अब यहाँ ओपिनियंस की बात हो रहा है तो प्लूरल आया, यहाँ डिसीजन की बात हो रहा है तो सिंगुलर आया, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ और साथ में कलेक्टिव नाउन आए तो हम उसके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ईच ऑफ द टीम मेंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल, जो टीम मेंबर का
प्रत्येक है, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक मेंबर जो टीम मेंबर का है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस नियम के अनुसार ईच ऑफ आया, साथ में कलेक्टिव नाउन आया, तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब लिया। ठीक, इसी तरीके से एवरी वन ऑफ द स्टाफ हैज बीन इन्फॉर्म्ड, अब कलेक्टिव नाउन आया और साथ में क्या आया, एवरी वन आया और साथ में कलेक्टिव नाउन आया, तो इस रूल के साथ हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब लिया। इसी तरीके से ईच ऑफ द ज्यूरी, अब ये एक कलेक्टिव नाउन आया और साथ में इस रूल के अनुसार ईच ऑफ द आया, तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब लिया। तो ये भी आपको रूल ध्यान रखना है इसी के अंदर। अच्छा एक चीज बताइए, ईच और एवरी में क्या फर्क होता है, ये भी प्रत्येक कह रहा है, स्टाफ का प्रत्येक व्यक्ति, और ये भी कह रहा है मेंबर का प्रत्येक व्यक्ति। तो ईच का मतलब होता है जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल मेंबर की, कि ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज टू कंप्लीट हिज होमवर्क, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक छात्र को इस क्लास के अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम इंडिविजुअल पे अटेंशन दे रहे हैं, तो हम यूज करते हैं ईच। और एवरी जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं, मतलब जैसे जनरली कहा था कि 3 या 3 से ज्यादा, जबकि जब हम बात कर रहे हो तो हम यूज करते हैं एवरी का। जैसे कोई, सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूँ, प्रिंसिपल आया क्लास के अंदर, पूछा कि क्लास में सबने आज होमवर्क कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैज डन द होमवर्क, मतलब मैं पूरी क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो उनके एज अ ग्रुप को मैं प्रिंसिपल को बता रहा हूं कि हाँ सबने कर लिया है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं ईच, तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, एज अ ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। ये फर्क होता है ईच और एवरी में। तो एवरी, 3 और 3 से ज्यादा की जब आप बात करते हैं तो हम जनरली एवरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी हम साथ में समझते चलेंगे, केवल रूल सिखाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आपको इंग्लिश की पूरी जानकारी देना, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, ऐसे ऐसे कलेक्टिव नाउन जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, वो हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे फर्नीचर, द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, अब फर्नीचर एक अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन है, तो क्या आया, सिंगुलर वर्ब। लगेज के साथ क्या आया, सिंगुलर वर्ब। बैगेज के साथ क्या आया, सिंगुलर वर्ब। इक्विपमेंट के साथ क्या आया, सिंगुलर वर्ब। मशीनरी के साथ क्या आया, सिंगुलर वर्ब। ज्वेलरी के साथ क्या आया, सिंगुलर वर्ब। सीनरी के साथ क्या आया, सिंगुलर वर्ब। स्टेशनरी, सिंगुलर वर्ब। कटलरी, सिंगुलर वर्ब। पोइट्री, सिंगुलर वर्ब। ट्रैफिक, सिंगुलर वर्ब। तो इन सब के साथ क्या करना है आपको, इसको, देखो भाई कुछ चीजें तो याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें हम लॉजिक नहीं कर सकते कि भाई ये इक्विपमेंट या मशीनरी में क्यों है। लॉजिक के चक्कर में मत पड़िए, कहीं कहीं पर आपको याद करना पड़ेगा कि ये चीजें जो है वो सिंगुलर वर्ब लेती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनको छुआ ना जा सके, फील ना किया जा सके, जिनका हम माप ना ले सके, यानी मेजरमेंट ना ले सके, जैसे एडवाइस। अब ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। हिज एडवाइस इज ऑलवेज हेल्पफुल। अब एक एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आया साथ में, सिंगुलर वर्ब। इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तो साथ में क्या आया, सिंगुलर वर्ब। नॉलेज, हिज नॉलेज इज वास्ट, नॉलेज एक अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या आया, सिंगुलर वर्ब। न्यूज, द न्यूज इज शॉकिंग, न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या आया, सिंगुलर वर्ब। प्रोग्रेस, सब ऐसे हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही उनका मेजरमेंट यानी कि कोई माप करने का तरीका है। प्रोग्रेस इज स्लो बट स्टडी, उसकी जो उन्नति है वो धीमी है लेकिन स्टडी है, स्थिर है। तो प्रोग्रेस एक अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट तो क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब। ठीक,
ये फाइनल समरी जो अभी तक हमने पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं जब एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहे हो, प्लूरल लेते हैं जब इंडिविजुअली हो। कुछ नाउन जैसे पुलिस, कैटल, पीपल, क्लर्जी और हमने आगे पढ़े हुए हैं वो सारे प्लूरल वर्ब लेते हैं क्योंकि वो प्लूरल की तरह काम करते हैं। ऑलवेज कंसीडर द कंटेक्स्ट को आपको ध्यान रखना है वर्ब को चूज करते समय। वन ऑफ और कलेक्टिव नाउन अगर ये स्ट्रक्चर दिया है तो ये हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। पॉजेसिव फॉर्म हमने देखा था, कमिटीज डिसीजन, वो क्या होगा, डिपेंड अपॉन वेदर द नाउन एक्ट्स एज अ यूनिट और इंडिविजुअल। ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ के साथ में कलेक्टिव नाउन लेता है। एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। अब ये है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगर आपने वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस रूल नंबर 5 में अगर समझ में आ गया है तो आप इन 10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। ठीक, थैंक यू सो मच।